से आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। और ये जो वीडियो रहेगा, ये जो एमसीक्यू टाइप रहेंगे, ये हमारे चैप्टर वाइज हैं। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, सूचना और दे दूँ कि मैंने इसके पहले मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी के जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं उसको करवा दिया है। विवाह, परिवार, जात, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं, इसको भी मैंने करवा दिया चैप्टर वाइज एमसीक्यू। सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के संबंधित मुद्दे, इसको भी मैंने करवा दिया है। चौथा है हमारा जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, इसको भी मैंने करवा दिया है। आज हम पढ़ेंगे गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक और अंतर 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 और अंतरा पीढ़ी संघर्ष, जातिवाद, यानी कि इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एमसीक्यू टाइप चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम 100 प्रश्नों की सीरीज भी करवाते हैं। जैसे आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आना है, वैसे भी 100 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। और उसके साथ साथ जितने भी हम टॉपिक हैं उनका अब रिवीजन भी करवा रहे हैं। थ्योरी क्लास का रिवीजन भी हो रहा है, और वो जो थ्योरी क्लास के नोट्स रहते हैं वो हमारे खुद के बने हुए नोट्स हैं। ठीक है, मैंने अपने खुद हाथों से बनाया है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो देखते हैं आज का। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर हमारा है उसमें पढ़ेंगे गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक और अंतरा पीढ़ी संघर्ष के, जातिवाद के जो हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती। यह परिभाषा किस विद्वान की है, यानी कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था या यह डेफिनेशन किसने दी थी। तो ये हमारे एक समाजशास्त्री थे जिनका नाम था गोडार्ड। क्या नाम था? गोडार्ड। उन्होंने यह डिफिनेशन दी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा सही हो जाएगा। कुछ लोगों को सोशोलॉजी टफ लग रहा होगा, सबको टफ लगता है, हमको भी टफ लगता है, क्योंकि जो सोशोलॉजी की लाइन होती है, लैंग्वेज होती है, ये बहुत टफ मानी जाती है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप चीज़ों को रिवीजन करें। ठीक, अभी एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं आया। हमको तो लगता है इस महीने में, दिसंबर के महीने में भी हमको लगता है कि भी एग्ज़ाम डेट की कोई भी आने की संभावना नहीं है। तो ये मान के चलिए अगले साल अगर आपका एग्ज़ाम होगा 2023 में, तभी आपके पास बहुत टाइम है। आपके सिलेबस में लगभग मान लीजिए 60-70 स्टेटमेंट या परिभाषाएं होंगी। ठीक है, आप ऐसा करिए कि दिन में केवल 2 स्टेटमेंट याद करिए। कितने? दिन में केवल 2 स्टेटमेंट याद करिए। एकदम से आप याद करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन एक दिन में 2 स्टेटमेंट याद करेंगे तो 30 दिन में लगभग आपके 60 स्टेटमेंट याद हो जाएंगे। अगर आप 60 स्टेटमेंट, कथन या परिभाषाएं याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम से कोई बाहर नहीं कर सकता। आपको पढ़ने के लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तभी आप कर पाएंगे। आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि आता है, लेकिन अब एग्जाम में बैठने जाएंगे तो वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन को देखकर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ऑप्शन ए वाला है कि बी वाला है। इसलिए चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा एग्जाम बार बार नहीं आएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम जो होना है इसमें फॉर्म बहुत कम फिलअप हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, 2021 में जो पेट का फॉर्म हमारा एग्जाम हुआ था उसमें हमारी लड़कियां कम इन्वॉल्व हुई थी, यानी कि महिला अभ्यर्थी कम थी, पुरुष की कम अपेक्षा। और बहुतों लोगों के पास ग्रेजुएशन में सोशोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था। तो मान के चलिए आपके पास एक सुनहरा अवसर है। ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती, बहुत लेट अपीट आती है। तो इस वैकेंसी को आप हाथ से मत जाने दीजिए। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। इतना तैयारी रखिए कि आप एक ही बार में इस एग्ज़ाम को निकाल लें। ठीक है, ज़्यादा हम मोटिवेट नहीं करते हैं, बस आपको लोग थोड़ा एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, गरीबी का मुख्य कारण क्या है? पहला है स्वयं व्यक्ति, हाँ हो सकता है। संस्कृति और गरीबी की उप संस्कृति, ये भी हो सकता है। सामाजिक संरचना अर्थात अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति, ये भी हो सकता है। सीमित तथा प्रतिबंधित अवसर, यानी कि ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर तीन चारों ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं। फिर नीचे लिखा है नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करिए, यानी कि ये गरीबी के कारण हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, यानी कि ये हमारे सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं? पहला बताया है व्यक्ति, दूसरा है संस्कृति एवं तीसरा है हमारा उप संस्कृति या सामाजिक संरचना। यानी कि ऐसे कौन से समाजशास्त्री थे जिन्होंने गरीबी के यानी निर्धनता के 3 कारण बताए हैं? पहला बताया है व्यक्ति, दूसरा संस्कृति एवं उप संस्कृति, तीसरा हमारा सामाजिक संरचना। तो ये हमारे डी विड इलेज साहब थे, इन्होंने बताया था। कौन? डी विड इलेज साहब। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता? पहला अशिक्षा, ये दिखाई देती है, अशिक्षा की वजह से हमारे देश में गरीबी देखने को मिलती है। दूसरा बेरोजगारी तो है ही है। तीसरा हमारा भाग्य का भरोसा करना।
भाग का भरोसा करना भी हमारा क्या होता है, बेरोजगारी के ऊपर ले जाता है, निर्धनता को ऊपर ले जाता है। चौथा हमारा है काम करने पर भी काम करने की इच्छा न होना। ये हमारा क्या है, ये नहीं है, क्योंकि भाई सबको काम अगर मिलेगा तो काम करेंगे, लेकिन यहाँ काम करने पर भी काम करने की इच्छा ना होना, तो ये हमारा क्या है, निर्धनता का कारण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्याव्रत को प्रोत्साहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उससे हम ऑप्शन नंबर सी देवदासी परंपरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उसे हम देवदासी की प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? घरेलू हिंसा यानी घर के होने वाले अंदर हिंसा महिलाओं की सुरक्षा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये हमारा एक्ट 2005 में आया था। कब 2005 में आया था? मैं आपको बता दूं कि ये 17 अक्टूबर, ठीक है, 2006 को अधिसूचित हुआ था। और ये मतलब कहने का यहाँ पर अगर मान लो 2006 होता तो ऑप्शन 2006 तक कर सकते थे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये अधिसूचित हमारा आया तो हमारा सुरक्षा अधिनियम 2005 में था, लेकिन ये अधिसूचित यानी लागू कब हुआ था? तो ये लागू हमारा हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, ये हमारा 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था, लेकिन यहाँ पूछा गया आया तब था जो हमारा 2005 में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन में पूछेगा अधिसूचित कब किया गया था, तो अधिसूचित हमारा किया गया था 2006 में, वो भी 26 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। और पारित ये कब हुआ था? 2005 में। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, दहेज की समस्या उस समाज में ज़्यादा गंभीर नहीं है जहाँ ए है पितृवंशज, बी है मातृवंशज, सी है पितृ स्थानिक एंड डी हमारा उपयुक्त में से नहीं। तो देखो, जहाँ पर मातृवंशज व्यवस्था होती है, यानी कि जो कुल का नाम होता है, कि जो कुल का आरंभ होता है, यानी कि जो माता के नाम से कुल चलता है, पीढ़ी चलती है, उसे मातृवंशज व्यवस्था कहते हैं। यानी कि कुल का जो हमारा पूरा जिम्मेवारी होती है, सत्ता होती है, वो माता के नाम चलती है, तो वहाँ पर मातृवंशज व्यवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आपने सुना होगा पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक, जहाँ पर सत्ता पिता के नाम चलती है उसे पितृ सत्तात्मक बोलते हैं, और जहाँ पर सत्ता की बागडोर माता के हाथों में होती है, यानी कि महिला के हाथ में होती है, उसे हम मातृ सत्तात्मक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है ज़्यादा गंभीर नहीं है, तो जहाँ पर मातृवंशीय व्यवस्था होगी वहाँ पर दहेज ज़्यादा गंभीर नहीं होगा, वहाँ पर दहेज लेने से लोग इकराएंगे, क्योंकि एक लड़की का दर्द एक लड़की ही जान सकती है, यानी कि एक महिला का दर्द केवल महिला ही जान सकती है। तो आपने देखा होगा और जो ये मातृवंशीय व्यवस्था होती है हमारे दक्षिण भारत में आपको ज़्यादा दिखाई देने को मिलेगी। कहाँ? दक्षिण भारत में, वहाँ पर मातृवंशीय परिवार ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा मातृवंशीय व्यवस्था। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, अपनी जात के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है? यानी कि हमारी जात बेस्ट है, बाकी सब बेकार, तो क्या हो गया, दूसरी जाति की उपेक्षा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैंने जब हम जातिवाद पढ़ा रहे थे, कास्टिज्म पढ़ा रहे थे, तो वहाँ बताया था कि हम हैं तो हम ही हैं, बाकी सब बेकार। यानी कि अगर हम ओबीसी के हैं तो हमारी जाति बेस्ट है, बाकी जनरल वाले एससी वाले बेकार हैं। अगर हम जनरल के हैं तो ओबीसी वाले और एससी वाले बेकार हैं, हम अच्छे हैं। अगर हम एसटी के हैं तो हमारा एसटी जात जो है वो अच्छी है, बाकी ओबीसी और जनरल बेकार है। मतलब अपनी जात की बढ़ावा देना और अन्य जात की अवहेलना करना या उपेक्षा करना, उसे हम कास्टिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जातिवाद बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो जातिवाद देखने को मिलता है वो राजनीति के क्षेत्र में मिलता है। ठीक, जो राजनीति पॉलिटिक्स होती है इसमें जातिवाद आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हिंदू, मुस्लिम, जनरल, ओबीसी, कास्ट, मतलब कुल मिला के वहाँ पर जात देखने को मिलता है। तो ऐसा इसमें कहा गया है कि हम ऐसी जात जिसमें लोग अपनी जात के प्रति वफादार रहते हैं और दूसरी जात की अवहेलना करते हैं या उपेक्षा करते हैं, उसे हम जातिवाद की डिफिनीसन देते हैं। आप डिफिनीसन भी समझ लीजिए कि जातिवाद की डिफिनीसन क्या होती है। अपनी जात को बढ़ावा देना और दूसरे की जात को नीचा दिखाना, अवहेलना करना या उपेक्षा करना, उसे हम जातिवाद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो चीज़ें हम बोलते हैं मुँह से, अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप उसे नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक, अगर लगता है आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। नेक्स्ट हमारा है, किसने कहा है कि भारत में जात सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? यानी किसने कहा है कि भारत में जात सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? तो ये हमारे एक थे जयप्रकाश नारायण साहब ने, उन्होंने कहा था कास्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी इंडिया, यानी कि जो जात है सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। तो ये हमारा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जात राजनीति का कैंसर है। जात जो है राजनीति का कैंसर है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था? तो ये हमारे डी आर गौडिकल साहब थे, तो उन्होंने बताया था कि जो जात है ये राजनीति का
कैंसर है, यानी कि ये राजनीति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, डी और गौडिकल साहब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किसने कहा कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है, यानी कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि जाति एक मूलतः मानसिक दशा है, मूलतः एक मानसिक दशा है। ऑप्शन नंबर ए है बी आर अम्बेडकर, बी हमारा एस सी दुबे, सी हमारा ए आर देसाई एंड डी हमारा है एम एन श्रीनिवास। तो ये हमारा स्टेटमेंट बी आर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जातिवाद से क्या आशय, यानी कि जातिवाद से क्या आशय होता है। जातिवाद क्या है, जातिवाद की डेफिनेशन क्या होती है कि अपनी ही जाति की क्या करना, बढ़ाई करना, दूसरे की जाति को बुराई करना, वही हमारा है जातिवाद। तो यहाँ पर देखिए, अपनी जाति के समर्थन में पुगरा ये नहीं, अपनी जाति के समर्थन में केवल पूर्वाग्रह नहीं वरन अन्य जातियों के विरोध में, ये भी सही है, ये गलत है पहला। प्रत्येक जाति ये भी नहीं होगा, कुछ जातियों के समर्थन। तो यहाँ पर अपनी ही जाति का क्या है समर्थन करना और दूसरी की जाति का क्या विरोध करना या उपेक्षा करना या अवहेलना करना, वही हमारी जातिवाद की यानी कि कास्टिज्म की डिफिनेशन होती है। तो कास्टिज्म की डिफिनेशन ये होती है कि अपनी जाति को बढ़ावा देना और दूसरी की जाति की अवहेलना या तुच्छीकरण करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अच्छा मैं बता दूँ, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि हम MCQ टाइप क्वेश्चन करवाते हैं चैप्टर वाइज, तो उसमें बहुत कम क्वेश्चन करवाते हैं। हम क्वेश्चन कम नहीं करवाते हैं, क्वेश्चन एकदम सटीक हैं। आपके मान के चलिए आपके सिलेबस में 20 टॉपिक दिए हैं, तो अगर हम 20 टॉपिक से 20 क्वेश्चन करवाएंगे तो लगभग 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सिलेबस के ऊपर लेकर चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, एक आपको मुख्य सेविका के सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है। अब देखिए एक टॉपिक के अंदर कितने टॉपिक घुसेड़े हैं, विवाह घुसेड़ दिया, परिवार, जाति, लिंग, धर्म और भाषाएं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक चैप्टर के अंदर उसने 4-5 टॉपिक और घुसेड़ दिया है। तो अगर इसमें 5 टॉपिक हैं और 5 टॉपिक से अगर 15 क्वेश्चन कराएंगे तो 75 क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। क्वेश्चन कम नहीं करा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत करा रहे हैं हम, लगभग 65 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं। अगर 65 मॉक टेस्ट आप अच्छे से दे लेंगे तो गारंटी मान लीजिए आपका एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एकदम सटीक क्वेश्चन लेकर आते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का जो सिलेबस उससे रिलेटेड हो, या हमारे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है जो एग्ज़ाम हाल ही में कंडक्ट करवाया है, जैसे CHO का कंडक्ट करवाया था, महिला स्वास्थ्यकर्ता का करवाया था, और NM का जो करवाता है कंडक्ट, उसके जो क्वेश्चन होते हैं हम उससे भी क्वेश्चन करवाते हैं। यानी कि हम लड़के होकर हमको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, पर फिर भी हम बुक्स को मार्केट से लेकर आते हैं, पढ़ते हैं, फिर आपको MCQ क्वेश्चन कराते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप बाद में हमको एग्जाम में ब्लेम करेंगे सर ने पढ़ाया था, क्वेश्चन छपा नहीं। ठीक है, तो आप हमारे साथ धैर्य बनाए रखते और जितने भी वीडियो डालते हैं आप उसको डेली से लिख लीजिए। जो आपको कठिन लगता है वही पढ़िए, वरना जो आसान लगता है उसको छोड़ दिया करिए। ठीक है, जो क्वेश्चन कठिन लगते हैं वही पढ़िए, आसान को छोड़ दीजिए, आसान से कोई मतलब नहीं है। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर अपना, कि जातिवाद मैंने बता ही दिया था, इसका जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक स्त्री को उसका पति अपने घर में मारता है तो प्रायः इसे क्या कहा जाता है। पति अपनी स्त्री को यानी कि पत्नी को अपने घर में मारता है, उसे हम घरेलू हिंसा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, घरेलू हिंसा की संज्ञा देते हैं। और मैं बता दूं, मान लीजिए अगर कोई सास है वो अपनी बहू को प्रताड़ित कर रही है मानसिक से या शारीरिक से, वो भी हमारा घरेलू हिंसा का आता है। मैंने घरेलू हिंसा जो टॉपिक था बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप उसको अगर कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। नेक्स्ट हमारा है, घरेलू हिंसा को बल को किस द्वारा घरेलू हिंसा बिल को डांट द्वारा पारित किया जाता है। यानी जो हमारा घरेलू हिंसा था, डोमेस्टिक जो वायलेंस थी, हमारी घर के अंदर जो होने वाली हिंसा थी, उस जो हमारा विरोधी बिल आया था उसे कहाँ पारित किया गया था, तो उसे हम संसद द्वारा पास किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, संसद द्वारा पास किया गया था। नेक्स्ट क्या है, घरेलू हिंसा की निंदा करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अत्यधिक प्रभावशाली है। घरेलू हिंसा की निंदा करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक प्रभावशाली है। तो ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, पुलिस द्वारा दंडित करना। क्या है, पुलिस द्वारा दंडित किया जाए। अगर कोई घरेलू हिंसा करता है तो उसे पुलिस द्वारा दंडित किया जाए, ये हमारा सबसे अधिक और अच्छा प्रभावशाली होता है। क्योंकि लोग पुलिस से डरते हैं, बाकी परिवार संबंध तोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, पड़ोस ये भी नहीं होगा, पर मतलब क्या है, जब कोई पुरुष अपनी महिला को पीटता है तो अगर कोई पुलिस कार्रवाई हो जाएगी तो उस कार्रवाई से पति डरेगा, इसलिए महिला का उत्पीड़न कम करेगा, कोई घरेलू हिंसा नहीं करेगा। ठीक है, पुलिस कानून द्वारा डरा देगी उसे तो डर जाएगा, या फिर उससे कोई भी उचित कार्रवाई कर सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है,
ये क्वेश्चन पढ़िएगा थोड़ा आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। जब बड़े भाई और छोटे भाई के विचारों और मूल्यों में समानता नहीं पाई जाती तब यह क्या कहलाता है। बहुत मेजर डिफरेंस है इसमें। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़े नहीं होंगे थ्योरी में तो ये क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, कैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दो ऑप्शन जो हैं दोनों मैच करते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा रा है और इसमें क्यों रा नहीं है। यही डिफरेंस है, और यही डिफरेंस अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे पक्का क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके आएंगे। अब मैं आप डिफरेंस बताता हूँ। अच्छा देखिए, जो हमारा भाई, मतलब मैं खुद हूँ और मेरा भाई है, और मेरे भाई में अगर बात बन नहीं रही है तो हम क्या हुआ, हम एक ही पीढ़ी के दो लोग हैं। ठीक है, हम एक ही पीढ़ी के दो लोग हैं। जब एक ही बहुत अच्छे से लिखिएगा, जब हम एक ही पीढ़ी के दो लोगों के बीच कोई बात नहीं बढ़ती तो उसे हम अंतर पीढ़ी या अंतरा पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरा पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। यानी कि जब मेरा और मेरा भाई, हम दोनों एक ही पीढ़ी के हैं और दोनों के बीच अगर कोई बात नहीं बनती और उसके बाद संघर्ष होता है, उसे हम अंतरा पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, डिफरेंस यही होता है। और अंतर पीढ़ी में क्या होता है, ये होता है एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी के बीच संघर्ष। यानी कि हमारे पापा का और हमसे, तो पापा हमारे दूसरी पीढ़ी के हैं और हम दूसरी पीढ़ी के हैं। पापा का पुत्र से, पापा का बाबा से, ठीक है, ये अब सास का बहू से, ये हमारा अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है। क्या अंतर पीढ़ी, जिसे हम फिर बता रहे हैं एक बार, अंतरा पीढ़ी, यानी इसका बता रहे हैं अंतरा पीढ़ी जो संघर्ष होता है उसमें एक ही पीढ़ी के दो लोगों के बीच होता है। जैसे मेरे भाई और मेरे, तो हम दोनों भाई क्या एक ही पीढ़ी के हैं। अगर अंतर पीढ़ी की बात करें तो अंतर पीढ़ी में ये होता है कि एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से संघर्ष, यानी कि हमारे पापा का मेरे दादा से संघर्ष, ये क्या अंतर पीढ़ी संघर्ष है। डिफरेंस आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछा है, जब बड़े भाई और छोटे भाई की, यानी कि दोनों एक ही पीढ़ी के बीच हैं और संघर्ष होता है तो क्या होता है, अंतरा पीढ़ी संघर्ष होता है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अंतरा पीढ़ी क्या होता है और अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या होता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन छोटे छोटे नहीं जान पाएंगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है, सास ससुर एवं बहू के मध्य संघर्ष को समाजशास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहेंगे, इसमें भी वही अंतरा पीढ़ी, फिर आपको अंतर इसमें करना है कि इसमें क्या होगा। मैंने बताया ना था कि सास ससुर और बहू के मध्य जो भी हमारा होता है, सास क्या है दूसरी पीढ़ी की है, ठीक है, और बहू क्या है दूसरी पीढ़ी की है। तो जब दूसरी पीढ़ी के भी संघर्ष होता है उसे हम अंतर बोलते हैं। तो यहाँ पर अंतर पीढ़ी संघर्ष ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जब एक ही पीढ़ी के मध्य संघर्ष होता है उसे हम अंतरा बोलते हैं। जैसे मेरा भाई और मैं एक ही पीढ़ी के हैं, सास ससुर का, सास बहू का, ठीक है, अब पापा बाबा का, पापा दादा का, मेरा पापा का, ये सब अंतर में आते हैं। केवल अंतरा में वही आता है जो एक ही पीढ़ी के लोग होते हैं, जैसे हम और मेरा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा। होप है ये आप डिफरेंस लिख लीजिएगा, कहीं एग्जाम में आपको छप ना जाए। अगर छप जाएगा तो इतना इतना आपको खुशी होगी कि हाँ इतना अच्छे से सर ने बताया था और क्वेश्चन हम कर ले गए। ठीक है, इसलिए अच्छे से कर ले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा के विरुद्ध अहिंदी भाषा लोगों द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा के विरुद्ध अहिंदी भाषा लोगों द्वारा किया गया विरोध कहलाता है। एक ऐसा विरोध है, ये हमारा अंतर पीढ़ी संघर्ष है। क्या है, अंतर पीढ़ी संघर्ष है, यानी कि एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, गिरते हुए सामाजिक मूल्य, इंद्रिय परक संस्कृति के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण और एक व्यक्तिवादी मनोवृत्तियां अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण है, यह विचार प्रस्तुत किया था। यानी कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था, तो यह स्टेटमेंट हमारा शोरोकिन साहब ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करवा कर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पिता पुत्र के मध्य किसी वैचारिक मतभेद को किस श्रेणी में रखेंगे। यानी पिता हमारे पापा के हैं, दूसरी पीढ़ी के हैं, और पुत्र क्या है दूसरी पीढ़ी का। तो वहाँ पर मैंने क्या बताया था, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अंतर पीढ़ी हो जाएगा, अंतर पीढ़ी संघर्ष। देखो इसमें ऑप्शन दोनों, अब क्या करोगे भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ फिर अंतर पीढ़ी संघर्ष लिखा है, यहाँ पर अंतर पीढ़ी संघर्ष, लेकिन इसका आंसर क्या है, अंतर पीढ़ी संघर्ष है। यहाँ पर एक को अंतरा कर लीजिए इसको, तो यहाँ पर आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पिता हमारे पापा के हैं, दूसरी पीढ़ी के हैं, और पुत्र यानी कि हम दूसरी की पीढ़ी के हैं। और जब दूसरी पीढ़ी के, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच संघर्ष होता है उसे हम अंतर, और एक ही पीढ़ी के मध्य होता है उसे हम अंतरा संघर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर अंतर पीढ़ी संघर्ष होगा, इसमें भी अंतर पीढ़ी है, इंतर भी अंतर पीढ़ी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट
हमारा वीडियो कहाँ तक रीच कर पा रहा है। कहने का मतलब है यूपी में एग्ज़ाम होना है तो यूपी के एग्ज़ाम में ये हमारा जो वीडियो है कहाँ तक रीच हो पा रही है। आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हम देखना चाह रहे हैं कि मतलब वीडियो हमारा कहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक, एक वीडियो डाला गया था तो उसमें बहुत से लोगों ने बताया कि वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जिनका मन हो वही डालें, अन्यथा कोई बात नहीं है। हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो वीडियो है ये कहाँ तक पहुँच रहा है, इसकी रीच कहाँ तक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमत से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देगा, इसे हम किस प्रकार के विवाह देते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी मुबारक विवाह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। जो लोग विवाह नहीं देखे हैं तो विवाह वाला टॉपिक देख लेंगे। हमने अपने खुद के हाथ से बने हुए नोट्स का अच्छे से रिवीजन करवाया है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ विवाह नाम से चैप्टर है, थंबनेल बना है, उसको देखेंगे पढ़ेंगे, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखेंगे तभी आप जान पाएंगे कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस क्या होती है थ्योरी क्लास की। जब तक आप थ्योरी क्लास अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो गलत भी कर जाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे मेजर और माइनर प्रॉब्लम क्या होती है, क्या मिस्टेक हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है मुसलमानों में तलाक के किस प्रकार में पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति देना आवश्यक होता है। यानी कि पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति, पत्नी द्वारा समझ रहे हो, पत्नी द्वारा यहाँ कहा गया है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खुला। क्या होता है? खुला। ऑप्शन नंबर बी खुला। ये हमारा अरबी और उर्दू का वर्ड होता है शायद। नेक्स्ट हमारा है किसी प्रकार के तलाक में एक मुस्लिम पति अपने पति को तलाक नहीं दे सकती बल्कि उसकी प्रार्थना पर तलाक की घोषणा केवल न्यायालय द्वारा की जा सकती है। उसे हम किस प्रकार का तलाक बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डी यानी कि लियोन तलाक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक मुस्लिम पति अपनी पति पर व्यभिचारी का आरोप लगाता है और उसे अपने आरोप को वापस नहीं लेता, तो यह किस प्रकार का तलाक संबंधित है? यानी कि एक पति है, वो अपनी पति पर गलत आरोप कर रहा है कि उसने गंदा काम किया, गलत आरोप लगा रहा है, जिसे हम हिंदी में व्यभिचारिणी बोलते हैं। यानी कि उस पर गलत ब्लेम लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 24 का हो जाएगा लियोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 24 का ए लियोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और आरोप लगा के आरोप वापस नहीं लेता है, उसे हम लियोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मुसलमानों में तलाक का प्रकार नहीं है, क्या नहीं है? ए है खुला, बी है इला, सी है मुबारत एंड डी है मुता। तो जो मुसलमान तलाक होता है, ए मुता कोई प्रकार नहीं है, बाकी खुला, इला और मुबारत और मुँह बरात। हम जब मुस्लिम विवाह पढ़ा रहे थे वहाँ पर पता नहीं कितने तलाक के प्रकार बताए थे, खुला, इला, मुबारत, मुबरात। ठीक है, तमाम टाइप्स के बताए थे कि कौन कौन से तलाक होते हैं। तो इसमें नहीं पूछा है तो मुता नहीं होगा, बाकी ये 3 होते हैं। ठीक है, तो अगर आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आज क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। रिवीजन करते रहिए।